हिस्ट्री है, बताइएगा। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति है। इसमें प्रमुख क्रम में प्रमुख स्थल दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है, स्थिति दिया हुआ है, उत्खननकर्ता दिया हुआ। बताइएगा कि हड़प्पा का स्थल जो है ना किस नदी किनारे है, स्थिति क्या है, उत्खननकर्ता कौन है, बताइए। हड़प्पा का रावी किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब बंगाल जिला में, और इसका खोज 1921 में, माधव स्वरूप वर्ष 1926 और 1946। इस नोट्स को ना अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसमें ना बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। बोल रहा है ना हड़प्पा का जो हड़प्पा जो है ना, हाँ तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है ना रावी नदी किनारे बसा हुआ, याद रखिएगा इसका मोंटगोमरी जिला पहले देता था। मोंटगोमरी जिला पहले देता था मोंटगोमरी जिला हड़प्पा। ठीक है, उसको सहवाग जिला देता है। देखिए इसमें दिया हुआ हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित इसका स्थिति दिया हुआ है। हड़प्पा खोजकर्ता बोलेगा दयाराम साहनी किए थे 1921 में, ठीक है। और हड़प्पा का एक और थे माधव स्वरूप किए थे 1926 में, और व्हीलर किए थे कब 1946 में किए थे। 3 व्यक्ति थे हड़प्पा का, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, लेकिन ज़्यादा पूछता है दयाराम साहनी ही पूछता है बहुत, लेकिन दयाराम साहनी, माधव स्वरूप और व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, हड़प्पा स्थल का। दूसरा बताइए मोहनजोदड़ो, बताइए। पाकिस्तान से का जिला है। हाँ याद रखिएगा ना कि इसमें जो है ना मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। इसका स्थिति जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। इसका मोहनजोदड़ो खोजकर्ता बोलेगा तो राखल दास बनर्जी 1922 में किए थे, मैके किया था 1927 में, और व्हीलर किया था 1930 में, याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो की जो है ना सिंधु नदी किनारे बसा हुआ, इसका स्थिति बोलेगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है। और राखल दास बनर्जी इसके खोजकर्ता थे, मैके थे और व्हीलर था। दया चंद्रो बताइए। सिंधु नदी के तट पर है, और सिंध प्रांत के नवाब, पाकिस्तान के नवाब शाह जिला मैके ने 1925 में खोजा था। हाँ तो याद रखिएगा ना कि चंद्रो जो है ना इसका सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। इस सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला में स्थित है। और चंद्रो जो है ना ये इसका खोजकर्ता मैके 1925 में, आज AC मजूमदार किए थे 1931 में किए थे। तो याद रखिए चंद्रो बोलेगा तो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। चंद्रो कहाँ स्थित है, तो सिंध प्रांत के पाकिस्तान नवाब शाह जिला में स्थित है। और इसका खोजकर्ता मैके AC मजूमदार थे। बताइए कालीबंगन। कालीबंगन है घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। अमलानंद घोष 1951 में खोजा था, देवी लाल देवी थापर 1961 में। हाँ तो याद रखिए कालीबंगन जो है ना घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है कालीबंगन। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष किए थे 1951 में, बीवी लाल एवं BK थापर किए थे 1961 में। तो याद रखिएगा कालीबंगा जो है घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और कालीबंगा खोजकर्ता बोलेगा अमलानंद घोष और बीवी लाल एवं BK थापर ने कालीबंगा का खोज किया था। बताइए कोड दीजिए, क्या हुआ कोड दीजिए। सिंधु नदी के तट पर है, और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। अफजल अहमद ने 1953 में खोजा। हाँ तो याद रखिए कोड दीजिए जो है ना सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान पे स्थित है। अब फजल अहमद इसके खोजकर्ता 1953 में किए थे। याद रखिए कोड दीजिए, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, सिंध प्रांत का खैरपुर जिला में स्थित है। अब फजल अहमद जो है ना इसके खोजकर्ता थे 1953 में खोज किए थे। अब रंगपुर बताइए। रंगपुर मादर नदी के तट पर है, गुजरात का कठियावाड़ जिला है। रंगनाथ राव ने खोजा था 1953-54 में। हाँ तो याद रखिए रंगपुर जो है ना रंगपुर जो है मादर नदी किनारे बसा हुआ है, गुजरात का कठियावाड़ जिला में स्थित है। और रंगनाथ राव से 1953-54 में इसके खोज किए थे। याद रखिए रंगपुर जो है ना रंगपुर बोलेगा तो मादर नदी किनारे बसा हुआ है, गुजरात का कठियावाड़ जिला में स्थित है। और रंगपुर का खोजकर्ता बोलेगा तो रंगनाथ राव से रंगपुर से रंगनाथ राव 1953-54 में खोज किए थे। रोपड़ बताइए। रोपड़ सतलज के पंजाब का रोपड़ जिला है, और शर्मा 1953 से 56 में खोजा। हाँ तो रोपड़ जो है रोपड़ याद रखिए सतलज नदी किनारे बसा हुआ है, सब पंजाब एवं रोपड़ जिला में स्थित है। 10 मई से खोज करता थे 1953 से 56 में। तो रोपड़ बोलेगा सतलज नदी किनारे बसा हुआ है, पंजाब का रोपड़ जिला में स्थित है रोपड़। और याद रखिए 10 मई से 1953 से 56 में खोज किए थे। अब बताइएगा भोगवा लोथल बताइए। लोथल भोगवा नदी के तट पर है,
गुजरात का अहमदाबाद जिला है, तब नाम सराव में खोजा था 1954 में। हाँ, तो लोथल जो है ना भगवा नदी किनारे बसा हुआ है। लोथल भगवा नदी किनारे बसा हुआ है, गुजरात का अहमद जिला में, गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसे खोजकर्ता बोले लोथल का रंगनाथ राव किए थे 1954 में। तो याद रखिएगा, लोथल जो है भगवा नदी किनारे बसा हुआ है और गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है। और लोथल का खोजकर्ता बोले रंगनाथ राव किए थे 1954 में। अगला ये देखिए, क्वेश्चन 22, 12, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। बताइए आलमगीरपुर, बताइए। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और यह दक्षिण 1958 में खोजा था आलमगीरपुर को। आलमगीरपुर जो है ना, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। इसके आलमगीरपुर के खोजकर्ता एकदम शर्मा 1958 में किए थे। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। एकदम शर्मा 1958 में इसका खोज किए थे। सुतका गेंडोर, बताइए सुतका गेंडोर। पाकिस्तान के मकराम में समुद्री तट के किनारे ऑर्डेल अस्टाइन 1927 में खोजा था। हाँ, तो याद रखिएगा कि सुतका गेंडोर जो है ना दास नदी किनारे बसा हुआ। सुतका गेंडोर दास नदी किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान के मरकाम के में समुद्र के तट के किनारे स्थित है। और अस्टाइन 1927 में इसे खोज किए थे, याद रखिएगा। तो सुतका गेंडोर जो है ना, ये दास नदी किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान के मकराम में समुद्र तट के किनारे स्थित है। और इसके खोजकर्ता बोलेगा सुतका गेंडोर का, तो ऑरेल आइंस्टाइन 1927 में किए थे। अगला बताइएगा बनावली। बनावली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा का हिसार जिला में और रविंद्र ऋषि विष्ट 1974 में खोजा था बनावली को। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि ये जो है ना बनावली का खोजकर्ता बोलेगा तो बनावली जो है रंगोई नदी किनारे बसा हुआ है। बनावली बोलेगा तो रंगोई नदी किनारे बसा हुआ है। और बनावली जो हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। और इसका बनावली का खोजकर्ता बोलेगा रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में किए थे। तो याद रखिएगा कि बनावली का जो है ना, बनावली बोलेगा तो रंगोई नदी किनारे बसा हुआ। और बनावली जो है हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। और बनावली का जो खोजकर्ता बोलेगा रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में खोज किए थे। धौलावीरा, बताइए। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर देवती जोश 1967-68 में रविंद्र ऋषि बिष्ट 1990-91 में खोजा था धौलावीरा को। हाँ, ध्यान रखें ना, धौलावीरा जो है लूनी नदी किनारे बसा हुआ है, गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर स्थित है। और जेपी जोशी से खोजकर्ता है। धौलावीरा जेपी जोशी 1967 से 68 में किए थे। रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे 1990 से 91 में किए थे। तो धौलावीरा लूनी नदी किनारे बसा हुआ है, गुजरात के कच्छ जिला मतलब खादिर द्वीप पर स्थित है। और जेपी जोशी से इसके खोजकर्ता है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज किए थे 1990 से 91 में। लास्ट ये देखिए, क्वेश्चन 6/12/2020 में आया, क्वेश्चन नंबर 78 है। दया सुतका कोह, बताइए। सुतका को रहेगा तो शादी कौर दक्षिण बलूचिस्तान जॉर्ज डेल्स 1962 में खोजा था सुतका। हाँ, सुतका को जो है ना, ये शादी कौर दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। और ये जॉर्ज डेल्स ने 1962 में खोज किया था। देखिए सुनिए अच्छे से, गौर से याद हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलेगा ना कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसा, तो राबी हो जाएगा। ठीक, हड़प्पा बोलेगा तो राबी। मोहनजोदड़ो बोलेगा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो बोलिए सिंधु। सिंधु। और चंद्रदुर्ग किस नदी किनारे बसा, चंद्रदुर्ग बोले तो क्या होगा, चंद्रदुर्ग बोले तो सिंधु। चंद्रदुर्ग बोले तो सिंधु। और कालीबंगन किस नदी किनारे बसा हुआ, कालीबंगन। हाँ, कालीबंगन घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। कोरदीजी किस नदी किनारे बसा हुआ है, कोरदीजी बोलेगा तो। हाँ, तो कोरदीजी बोलेगा तो सिंधु नदी किनारे बसा। रंगपुर किस नदी किनारे बसा हुआ, रंगपुर बोले तो। हाँ, रंगपुर जो है ना मादर नदी किनारे। रोपड़ किस नदी किनारे बसा हुआ, रोपड़ बोले तो। हाँ, रोपड़ बोलेगा किस नदी किनारे बसा हुआ, तो सतलज नदी किनारे बसा रोपड़। और लोथल बताइए किस नदी किनारे बसा, लोथल। हाँ, तो लोथल जो है ना भगवा नदी किनारे बसा हुआ। आलमगीरपुर किस नदी किनारे बसा हुआ, आलमगीरपुर। हाँ, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे बसा हुआ। बताइएगा कि सुतका गेंडोर किस नदी किनारे बसा हुआ, सुतका गेंडोर। हाँ, सुतका गेंडोर बोलेगा तो तासक नदी किनारे बसा हुआ, दास नदी किनारे बसा हुआ। बनावली किस नदी किनारे बसा हुआ, बनावली। हाँ, बनावली बोलेगा तो रंगोई नदी किनारे बसा। धौलावीरा किस नदी किनारे बसा हुआ, धौलावीरा। हाँ, धौलावीरा लूनी। और सुतका कोह बोलेगा तो किस नदी किनारे बसा हुआ है, शादी कौर। हाँ, सुतका, हाँ उत्सुक रहता है ना शादी करने के लिए, सुतका कोह तो शादी कौर। बताइएगा कि हड़प्पा का स्थिति क्या है, बताइए हड़प्पा कहाँ स्थित है, हड़प्पा बोलेगा तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है हड़प्पा। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो बोलेगा तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में स्थित है।
चंद्रदुर्ग कहाँ स्थित है? चंद्रदुर्ग बोलेगा तो सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में स्थित है। चंद्रदुर्ग बोलेगा तो सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में स्थित है। कालीबंगन किस नदी किनारे कहाँ स्थित है? कालीबंगा बोलेगा तो कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कालीबंगन बोलेगा तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कोट दीजिए कहाँ स्थित है? कोट दीजिए बोलेगा तो सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान पर स्थित है। हाँ, कोट दीजिए जो है ना सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान पे स्थित है। कोट दीजिए, याद रखिएगा। रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर बोलेगा तो गुजरात का कठियावाड़ जिला में। हाँ, रंगपुर बोलेगा तो गुजरात के कठियावाड़ जिला में स्थित है। बताइए कि रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ बोलेगा तो रोपड़ पंजाब का रोपड़ जिला। पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। बताइए लोथल कहाँ स्थित है? लोथल बोलेगा तो गुजरात का अहमदाबाद जिला। हाँ, गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित ना रोपड़ स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। बताइए सुतका गेंडोर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मकरान के समुद्र के किनारे। सुतका गेंडोर जो है ना पाकिस्तान के मरकान समुद्र के किनारे स्थित है। पाकिस्तान सुतका गेंडोर। बनावली कहाँ स्थित है? बनावली बोले तो हरियाणा का हिसार जिला। बनावली हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। धौलावीरा बोले तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला खाड़ी द्वीप पर। हाँ, धौलावीरा जो है ना गुजरात के कच्छ जिला खाड़ी द्वीप पे स्थित है, याद रखिएगा। सुतका कोह बोलेगा तो सादिक और दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। हाँ, सुतका कोह जो है दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। अब आइए नेक्स्ट पे, इसको भी पढ़ देते उत्खननकर्ता एक बार रिपीट करिएगा। बताइएगा कि हड़प्पा खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा खोजकर्ता बताइए। इसमें नहीं पूछेगा, कम से कम ये बता दीजिए कब कौन खोज किया था। हड़प्पा खोजकर्ता दयाराम साहनी, माधव स्वरूप और व्हीलर किया था। अब मोहनजोदड़ो बताइए। इसमें पूछता है मैकी 1927 में, व्हीलर 1930। हाँ, मोहनजोदड़ो जो है ना मोहनजोदड़ो बोलेगा तो राखाल बनर्जी 1922 में, मैकी 1927 में, व्हीलर 1930 में किया था। चंद्रदुर्ग बताइए, इसे खोजकर्ता कौन है चंद्रदुर्ग का? हाँ, ध्यान रखें ना कि मोहनजोदड़ो का जो खोज का थी चंद्रदुर्ग का बोलेगा तो माइके खोज किया था 1925 में, ऐसी मजेदार किए थे 1931 में किए थे। कालीबंगन बताइए। कालीबंगन के खोजकर्ता अमलानंद घोष 1951 में, बीवी लाल एवं बीके थापड़ 1961 में किए थे। आप बताइए कोट दीजिए, सॉरी नहीं, एक कालीबंगन कोट दीजिए का खोज किसने किया था? कोट दीजिए का बोले तो हाँ, कोट दीजिए खोजकर्ता जो है ना फजल अहमद किए थे 1953 में, याद रखिए 1953 में। रंगपुर के बोले खोजकर्ता कौन थे? रंगपुर का रंगपुर रंगनाथ खोजकर्ता किए थे 1953 से 54 में किए थे। बताया कि रोपड़ की खोजकर्ता कौन है? रोपड़ के एकदत्त शर्मा है, 1953 से 56 में किए थे। और लोथल का खोजकर्ता कौन है? लोथल का बोलेगा तो रघुनाथ राव 1954 में, रघुनाथ राव 1954 में। आलमगीरपुर का बोलेगा तो इसके खोजकर्ता कौन है? एकदत्त शर्मा 1958 में। हाँ, और सुतका गेंडोर का खोजकर्ता कौन है? सुतका गेंडोर का सुतका गेंडोर का खोजकर्ता ऑरेल स्टाइन 1927 में। बनावली खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। और धौलावीरा खोजकर्ता कौन है? धौलावीरा का जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 में। और सुतका को का खोजकर्ता कौन है? सुतका को का जॉर्ज डेलस 1962 में। सुरकोटदा गुजरात में जो लोथल और दोनों बंदरगाह या चुटकांगे डोर उसी को करता है। नहीं, वो दूसरा है, उसी को बोला जाता है। सुरकोटदा गुजरात में है। वाला भी नहीं है, जितना पढ़े ना उससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। अब आइए साइंस पे, अब यहाँ पे साइंस स्टार्ट हो जाए। यहाँ से बताइएगा, पहला है ना प्रमुख नियम एवं सिद्धांत दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूटन की गति का विषयक नियम बोल रहा है कि प्रथम नियम क्या है न्यूटन का। बोल रहा है यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गत्यावस्था मतलब मूविंग पोजीशन बराबर मोशन में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उसमें कोई बाह्य बल लग जाता है। तो ही बोल रहा है कि न्यूटन गति विषयक नियम बोल रहा है ना कि प्रथम नियम बोल रहा है यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गत्यावस्था मतलब मूविंग जो पोजीशन है बराबर मोशन में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब कोई उसमें क्या करेगा, बाह्य बल लगाया जाता है। आगे बोल रहा है कि वस्तुओं की प्रवृत्ति को उनके जड़त्व के कारण होती है। बताइए कि वस्तुओं की जब यह प्रवृत्ति जो होती है किसके कारण होता है? तो जड़त्व के कारण होता है, याद रखिएगा, जड़त्व के कारण होता है, इनर्शिया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। तो जड़त्व का नियम किसे बोलते हैं? तब वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उनके जड़त्व के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को ना गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। कि न्यूटन के किस नियम को ना गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं? क्या होगा बताइए? प्रथम नियम को
पहला नियम को कहते हाँ, हैं न्यूटन के जो है ना, न्यूटन क्या देखे, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे है कि बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसको बोलेंगे? जड़त्व बोलेगा तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था बल के अभाव में किसी वस्तु की विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति। हाँ, तो जड़त्व किसे कहेंगे? तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ना जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। बताइए, किसी वस्तु के जड़त्व को किसके द्वारा मापेंगे? तो क्या होगा? द्रव्यमान के द्वारा मापेंगे, याद रखिएगा। हाँ, किसी वस्तु के जो जड़त्व को ना उसके द्रव्यमान से कैसे कर सकते हैं? तो माप सकते हैं, याद रखिएगा। अब प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलता है? तो क्या होगा? प्रथम नियम से जो है ना बल की न्यूटन के प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है? तो बल की परिभाषा मिलता है। अब है यहाँ पे देखिए, पूछेगा पॉइंट, जड़त्व के कुछ उदाहरण है। जो पहला नियम है ना, उसका उदाहरण है। बताइए, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण झड़का गिर पड़ता है। कौन सा नियम पे काम करता है? जड़त्व का नियम या तो न्यूटन का पहला नियम। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पे धूल के कण जो है ना झड़कर गिर जाते हैं, ये न्यूटन का प्रथम नियम पे काम करता है। इसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। किस पे काम करता है? किस नियम पे? न्यूटन का प्रथम नियम। आगे बोला, तीसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्या कारण है? तो न्यूटन का प्रथम नियम के कारण होता है ना। सारे घटना जो होता है न्यूटन के प्रथम नियम कारण होता है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे बोल रहा है कि चौथा नंबर पॉइंट है कि पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूट कर गिर पड़ते हैं। क्या कारण है? किसका कारण? कौन सा नियम का कारण होता है? न्यूटन का प्रथम नियम है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु की बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है। बोल रहा है, न्यूटन का द्वितीय नियम बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होता है। तथा वस्तु के द्रव्यमान जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। आरोपित बल समानुपाती होता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम निम्न सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। F बराबर m इंटू ए, या बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब m मतलब मास, a मतलब एक्सीलरेशन मतलब त्वरण होता है। तो F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से किसका क्या प्राप्त होता है? तो क्या होगा? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। हाँ, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के पहले नियम से किसका क्या प्राप्त होता है? तो बल का परिभाषा प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है? तो बोल रहा है, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है, बोल रहा है यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु की पहली वस्तु से उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इस क्रिया प्रतिक्रिया क्या बोलते हैं? वह तृतीय नियम को क्या कहते हैं? कौन सा नियम और कहते हैं? तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। हाँ, याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है कि तृतीय नियम क्या है? यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो उस दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे क्या करता है? उतना ही बल ना विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। आगे बोलो, उदाहरण में बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह प्रक्रिया बल का उदाहरण। बताइए कि हम अपने जो भार का अनुभव करते हैं किस बल का उदाहरण है? क्या होगा? प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है ना। ये तीसरे नियम का उदाहरण, याद रखिएगा। नाव को जल से चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर खींचते हैं। किस नियम पे काम करता है? तो क्या होगा? न्यूटन के तीसरा नियम। हाँ, न्यूटन का जो है ना तीसरा नियम है। तो नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से जो है ना जल को पीछे की ओर अति करते हैं। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम काम करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। अब बंदूक से गोली चलने वाले को पीछे की ओर झक्का लगाना किस नियम पे काम करता है? न्यूटन के तीसरा नियम। हाँ, तो बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का, जो बंदूक चलाता है ना उसको जब गोली बाहर निकलता है तो पीछे की ओर धक्का देता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है। आगे है संवेग संरक्षण का नियम। ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि दो या अधिक वस्तुओं के संकाय पर संवेग संरक्षण बोल रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम, यदि दो या अधिक वस्तुओं के संकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो संकाय का जो है ना संयुक्त संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसे संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं, याद रखिएगा। बताइए, संवेग का संरक्षण नियम क्या है? बताइए, किसे कहेंगे? यदि दो या अधिक वस्तुओं का संकाय पे कोई बाह्य कार्य न करे तो संकाय के संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि संवेग संरक्षण का नियम जो है ना
यदि दो या अधिक वस्तुओं के संकाय पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो संकाय का संयुक्त संवेग अपरिवर्तित रहता है। इसे संवेग का जो है ना संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, आगे आइए, देखिए क्या बोल रहा है। उदाहरण में दिया हुआ है ना, यदि दो वस्तुएं m1 व m2 द्रव्यमानों की है u व u2 वेग से गति करती हुई आपस में टकराती है तो उनके वेग क्रमशः जो है ना क्या होता है v1 एवं v2 हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में टक्कर के पूर्व निकाय का संवेग m1 u1 प्लस m2 प्लस u2, टक्कर के बाद निकाय का संवेग क्या होता है m1 v1 प्लस m2 प्लस v2 के बराबर होता है, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है ग्रहों की गति के संबंधित केपलर का नियम। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। देखिए प्रत्येक ग्रह जो है ना सूर्य के चारों ओर कैसा परिक्रमा करता है, तो क्या होगा? दीर्घवृत्ताकार करता है। हाँ, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है ना दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक जो ग्रह है ना सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य की ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है? तो नियत रहता है, याद रखिएगा। प्रत्येक जो ग्रह का क्षेत्रीय वेग होता है ना, क्षेत्रीय वेग वो क्या रहता है? नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर होता है तो क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? कम जाता है। तो ये बोल रहा है ना कि मतलब प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट रहेगा ना उसका वेग बढ़ेगा, और जब दूर रहेगा उसका वेग क्या होगा? कम जाएगा। ये ग्रह संबंधित केपलर का नियम है। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। रहेगा कि सूर्य का परिक्रमण काल किसको बोलेंगे? सूर्य के चारों ओर ग्रह का चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में जितने समय में लगाता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, टी कहते हैं। परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है टी स्क्वायर, ग्रह की सूर्य की औसत दूरी r और घन r/q के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर समानुपाती r/q का होता है। नेक्स्ट है द्रवों में दाब का नियम। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? आगे बोल रहा है कि द्रवों में दाब का नियम। ठीक है, द्रवों में दाब का नियम बोल रहा है कि पहला नियम क्या है ना, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं का दाब क्या होता है? समान होता है। ये द्रवों के दाब नियम बोल रहा है कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल से में स्थित सभी बिंदुओं का दाब क्या होता है? समान होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु का दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है? तो बराबर होता है। स्थिर द्रव के भीतर जो है ना, इसको क्वेश्चन ऐसे दे देगा ना कि द्रवों में दाब के नियम में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें एक उल्टा दे देगा, 4 को दे देगा, इसमें एक उल्टा कर देगा। तो याद रखिएगा कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु का दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे डाल देगा कम होता है। अब बोलेगा कि द्रवों में दाब के नियम से सही कथन चुनिए, तो गलत वही कर देगा। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तेल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बोल रहा है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तेल से बिंदु की गहराई की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। चौथा पॉइंट बोल रहा है किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, और घनत्व अधिक होने पर दाब क्या होता है? अधिक होता है, याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है, एक बार रिपीट कर देख सुनिए। बोल रहा है कि द्रवों में दाब का नियम क्या बोल रहा है? पहला नियम बोल रहा है स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं का दाब क्या होता है? समान होता है। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है? तो बराबर होता है। और तीसरा बोल रहा है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तेल से बिंदु गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा पॉइंट बोल रहा है किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, और घनत्व अधिक होने पर दाब क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, अब है द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम बोल रहा है कि पास्कल के नियम का प्रथम नियम क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? दबाव समान होता है। तो पास्कल के नियम का प्रथम नियम बोल रहा है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर जो प्रत्येक बिंदु होता है ना, वो प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। दूसरा बोल रहा है कि पास्कल के नियम के द्वितीय कथन, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम से क्या होती है? संचरित कर दिया जाता है। आगे बोल रहा है कि पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र है। बहुत पूछता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे आधारित होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलेगा तो किस नियम पे आधारित होता है? हाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है ना पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक प्रेस बोलेगा तो किस नियम पे होता है? हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक ब्रेक बोलेगा तो
पास्कल के नियम पे। तो पास्कल के हाइड्रोलिक नियम लिफ्ट बोलेगा तो पास्कल के नियम पे, हाइड्रोलिक प्रेस बोलेगा तो पास्कल के नियम पे, हाइड्रोलिक ब्रेक बोलेगा तो पास्कल के नियम पे क्या होता है, आधारित होता है। अब है प्लवन का नियम, बोल रहा है कि पहला है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है, वही ना प्लवन का नियम कहलाता है। बोल रहा है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। प्लवन का नियम बोलता है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र होता है ना, हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ये है प्लवन का नियम। ये देगा संतुलित, बताइएगा, दे देगा क्वेश्चन ऐसे कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है, कौन सा नियम पे काम करता है, कौन सा नियम है, प्लवन का नियम। दे देगा दूसरा क्वेश्चन कि ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्रों दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पे आधारित है, तो क्या होगा, प्लवन का नियम होगा। हाँ, आगे बोल रहा है आर्किमिडीज का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत बोल रहा है, ये क्या कहता है, बोल रहा है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी या आभास होता है, ठीक है। आर्किमिडीज का नियम बोल रहा है ना कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या होती है, कमी का आभास होता है। और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य क्या होता है, भार के ये बराबर होता है। कौन से नियम पे काम, ये कौन सा सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है, फिर से देखिए कि जब कोई वस्तु, आर्किमिडीज का सिद्धांत बोल रहा है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी ना वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के क्या होते हैं, भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आगे बोल रहा है घूर्णनों का सिद्धांत, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी पिंड पर बहुत से बल आरोपित हो जो उनके किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हो और वह पिंड स्थिर अवस्था में रहे तो घूर्णन गति के लिए वह पिंड संतुलन की अवस्था में होता है, अर्थात उन सभी बलों को उस अक्ष में परितः अघूर्णों के बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात वामवर्ती अघूर्णों का योग दक्षिणावर्ती अघूर्णों के बराबर होता है। ये सब पूछने वाला नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ना कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा का संरक्षण नियम देखिए, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऊर्जा का संरक्षण नियम बोल रहा है ना, आपका आवाज क्लियर नहीं है। ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण नियम बोल रहा है ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, बल्कि ना एक प्रकार की ऊर्जा एक दूसरे प्रकार की ऊर्जा को क्या करता है, रूपांतरण होता है। ऊर्जा का भी विनाश नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरण होता है। ऊर्जा का संपूर्ण परिणाम सदैव क्या होता है, स्थिर बना रहता है। ऊर्जा का जो संपूर्ण परिणाम होता है ना वो सदैव स्थित बना रहता है। जैसे हथौड़े से कील, ये क्या कौन सा नियम पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हाँ, हथौड़े से कील ठोकने पर हथौड़े की ऊर्जा का कुछ अंश उसमें बदल जाता है, तो कुछ कील की गतिज ऊर्जा में और कुछ ध्वनि ऊर्जा को कुछ अन्य ऊर्जा में बदलता है। किसका नियम है, ऊर्जा का संरक्षण नियम है। अब है बर्नौली का प्रमेय क्या बोल रहा है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारेखीय, बर्नौली का प्रमेय बोल रहा है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटूरीमीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है, उसे क्या कहते हैं, बर्नौली का प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। वेंटूरीमीटर जो है किस पर आधारित, वेंटूरीमीटर किस पे आधारित है, बर्नौली के नियम पे आधारित है। तो बर्नौली का प्रमेय बोल रहा है ना कि जब कोई आदर्श द्रव किसी, हाँ बोलिए, बर्नौली के नियम के कारण ही ना मतलब कर्कट ये सब उड़ जाता है, जैसे कि मिट्टी वाला नहीं रहता है कर्कट, तो नहीं उड़ जाता है बहुत तूफान आने के कारण, तो बर्नौली के नियम के कारण ही उड़ता है। ठीक है, आगे बोल रहा है बर्नौली का प्रमेय क्या बोल रहा है, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो है ना, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, का योग नियत रहता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटूरीमीटर से नली में द्रव का प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है न्यूटन का शीतलन नियम क्या बोल रहा है, न्यूटन का शीतलन नियम क्या बोल रहा है कि समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर अनुक्रमानुपाती होती है, अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर क्या होती है, कम होती जाएगी। तो बोल रहा है कि क्या न्यूटन का शीतलन नियम बोल रहा है ना, न्यूटन का तीसरा शीतलन नियम बोल रहा है कि समान अवस्था में रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, तब वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर क्या होती है,
कम होती जाएगी। ये न्यूटन का शीतलन नियम बोल रहा है। अगला किर्चऑफ का नियम, किर्चऑफ्स का होगा ना, यहाँ पे किर्चऑफ्स होगा, किर्चऑफ्स का नियम बोल रहा है कि इसके अनुसार जो है ना, किर्चऑफ्स के नियम के अनुसार, इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है। अंधेरे कमरे में यदि एक काली एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। तो देखिए किर्चऑफ्स का नियम क्या है, बताइए किर्चऑफ्स का नियम। के अनुसार अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। ये किर्चॉफ का नियम। अंधेरे के किर्चॉफ्स का नियम क्या बोल रहा है, इसके अनुसार जो है ना, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। अगला स्टीफेन का नियम। स्टीफेन का नियम क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप T के चौथे घात से क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो स्टीफेन का नियम बोल रहा है कि किसी वस्तु का उत्सर्जन क्षमता E उसके परम ताप T के चौथे घात से क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। कि अर्थात जो है ना, ई समानुपाती T4 के, या इसको बोल सकते हैं E बराबर डेल्टा T4। ठीक है, जहाँ डेल्टा एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। ठीक है। आगे बोला डॉपलर प्रभाव क्या है, जब किसी ध्वनि स्रोत एक श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। डॉपलर प्रभाव बोल रहा है कि जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसके वास्तविक आवृत्ति की क्या होती है, अलग सुनाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा। तो डॉपलर प्रभाव किसको बोलेंगे, तो जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसके वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है, अलग सुनाई पड़ती है ना, उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आगे बोल रहा है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या बोल रहा है, तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम मुक्ता ऊर्जा संरक्षण पर प्रदर्शित करता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम मुक्ता किस पे प्रदर्शित करता है, तो क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण में प्रदर्शित करता है। यह नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा को दो प्रकार के कार्यों पर व्यय करती होती है। पहला, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। पहला इसमें बोल रहा है इसमें नियम में कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पर जिसमें निकाय का जो ताप बढ़ता है, दूसरा होता है बाह्य कार्य करने में। ठीक है। आगे बोला ऊष्मा गति का दूसरा नियम। ऊष्मा गति का दूसरा नियम क्या बोल रहा है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम बोल रहा है कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है जो निम्न है। पहला क्या है, केल्विन का कथन के अनुसार दिया हुआ है कि केल्विन के कथन के अनुसार बोला गया था ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। किसके अनुसार कहा गया था, केल्विन के अनुसार कहा गया था। केल्विन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में क्या है, परिवर्तन असंभव है। क्लासिस ने कथन के अनुसार क्या बोला गया था, ऊष्मा जो है ना अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर क्या करता है, प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है। तो बोल रहा है ना क्लासिस के कथन के अनुसार क्या बोला गया था, तो क्या होगा, क्लासिस के कथन के अनुसार क्या है, ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती है। क्वेश्चन दे देगा ना कि ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम में केल्विन कथन के अनुसार क्या बोला गया था, तो क्या बोलिएगा, क्या होगा, ये बोलेंगे ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव, ये केल्विन के द्वारा बोला गया था। और क्लासिस के द्वारा क्या गया था, ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर क्या करता है, प्रवाहित नहीं हो सकती है। आगे बोल रहा है ऊष्मा गति का तृतीय नियम क्या है। ऊष्मा गति का तृतीय नियम बोल रहा है किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य ताप तक नहीं घटाया जा सकता है। बोल रहा ऊष्मा गति का तृतीय नियम किसी पदार्थ या निकाय के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता है, अर्थात परम शून्य ताप एक आदर्श परिकल्पना या चरम अवस्था है। ठीक है, जिसे किसी भी विधि से प्राप्त करना असंभव है। ये ऊष्मा गति का तृतीय नियम बोल रहा है। आगे आदर्श गैस का गत्यात्मक सिद्धांत। आदर्श गैस का गत्यात्मक सिद्धांत बोल रहा है कि पहला नंबर है कि गैस के सभी अणु एक जैसे दृढ़ सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। गैस के जो सभी अणु है ना एक जो है जैसे दृढ़ व अति सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। दूसरा है गैस के अणु इधर आइए,
इसमें देखिए क्या बोल रहा है, तो इसमें है ना आदर्श गैस का नियतांक सिद्धांत बोल रहा है गैस के सभी अणु एक जैसे द्विभाती सूक्ष्म गोलाकार कण होते हैं। दूसरा, गैस के अणु जो है ना निरंतर अनियमित चलते रहते हैं। आगे बोला तथापि किसी स्थान पर अणुओं की संख्या निश्चित होता रहती है। और तीसरा है गैस के अणुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, जैसे ही दो अणु आपस में टकराते रहते हैं उनकी वेग व दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, बदल जाती है, अर्थात अणुओं की गति जो है ना अनियमित होती है। और चौथा पॉइंट बोल रहा है कि अणुओं की टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। अणुओं की जो टक्कर होता है ना प्रत्यास्थ होता है, इसलिए समान ताप व दाब पर गैस की माध्य गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा बोल रहा है कि अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही बोल रहा है पांचवा है ना कि अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गैस के अणुओं का वेग अत्यधिक व द्रव्यमान बहुत कम होता है। छठा बोल रहा है कि आदर्श गैस का दाब उसके प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा क्या होती है, 2/3 होता है। आगे बोल रहा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है, बोल रहा है गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए यदि गैस का दाब स्थिर रहे, बोल रहा है चार्ल्स का नियम बोल रहा है कि गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए यदि गैस का दाब स्थिर रहे तो गैस का आयतन क्या होता है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चार्ल्स का नियम बोल रहा है। आगे स्टोक का नियम। स्टोक यह सिद्ध किया कि यदि आर त्रिज्या की गोली किसी पूर्णतः समान व अनंत विस्तार माध्यम से अंतिम वेग भी, ठीक है, अंतिम वेग भी से गति करे तो गोली पर कार्य करने वाला आस्यान बल जो है ना यह बराबर क्या पढ़ेंगे पाई एन आर भी होता है, जो सदैव ठोस की गति को क्या करता है, विपरीत लगाता है, जहाँ एन जो है उस द्रव का क्या है, श्यानता गुणांक है। ठीक है, लेकिन फिर से पढ़ने बोल रहा है स्टोक का नियम क्या है कि स्टोक ने यह सिद्ध किया कि आर त्रिज्या की गोली किसी पूर्णतः समान व अंततः अनंत विस्तार माध्यम से अंतिम वेग भी से गति करे तो गोली पर कार्य करने वाले श्यान जो बल होगा ना यह बराबर 6πN/r भी होता है। तो सदैव ठोस की गति के विपरीत जो है ना लगता है, जहाँ n उस द्रव का जो है श्यानता गुणांक है। आगे बोल रहा है उष्मा गतिकी का शून्यांकित नियम। उष्मा गतिकी का शून्यांकित नियम क्या बोल रहा है, उष्मा का प्रभाव अधिक ताप से कम ताप की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि तापीय संतुलन क्या होगी, स्थापित नहीं हो जाता है। तो वही बोल रहा है उष्मा गति का शून्यांकित नियम, उष्मा का प्रभाव अधिक ताप से कम ताप की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि तापीय संतुलन स्थापित नहीं हो जाता है। इस प्रकार उष्मा गतिकी के शून्यांकित नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य हो तो परस्पर भी तापीय साम्य होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है, इसमें बोल रहा है ना कि प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है। इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने स्कॉटलैंड के था उसके द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई थी। तो बोल रहा है ना कि वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है, तो प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है, इसका व्याख्या जो था ना कौन किया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। ये स्कॉटलैंड का वैज्ञानिक था, द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पे हो पाई। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के संबंध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के समय तथा दिक् स्थान आकाश में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे वो तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के समय तथा दिक् स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। तो बोल रहा है ना कि जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग है ना उस सिद्धांत जो है प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन जो है ना प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश को अपवर्तन और प्रकाश का सीधी रेखा में गमन और प्रकाश तरंगें क्या है अनुप्रस्थ होती है, ये सभी। आगे है दिया हुआ प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। इसमें पूछता भी है, क्वेश्चन पूछता भी है, बोलिए। तो कौन है इसमें से प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत को गुण को नहीं करता। ध्रुवन उसमें शायद नहीं रहता, ध्रुवन दे देता, ध्रुवन नहीं सर। आगे बोल रहा है प्रकाश का जो है ना प्रकाश का फोटोन सिद्धांत बोल रहा है, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे बंडलों के या पैकेट के रूप में चलता है जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन किसको बोलेंगे, तो क्या होगा, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या
प्रकाश का फोटोन सिद्धांत बोल रहा है, इसके अनुसार प्रकाश के फोटोन के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है। बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ, धातु या धातु, ठोस, द्रव एवं गैस किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे एक्सरे, दृश्य, प्रकाश आदि, ये जो है ना प्रकाश विद्युत प्रभाव का ही है उदाहरण है, जैसे ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सन 1887 में एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया था। तो वही बोल रहा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। जब कोई पदार्थ, धातु एवं अधातु, ठोस, द्रव एवं गैसें किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे एक्सरे, दृश्य, प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सन 1887 में एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया था। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, क्या होगा। 1887 में एच हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, आगे दिया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा की जाती है। बताइएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रम्पटन सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा की जाती है, किस, आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, हाँ, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा की जाती है। अब हमको लगता है यहाँ तक रहने दीजिए। नोबेल पुरस्कार मिला था इसको। हाँ, आइंस्टीन को यहीं तक रहने दीजिए। कब मिला था नोबेल पुरस्कार, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। बोल रहा है प्रकाश का प्रवर्तन किसी वस्तु या किसी अवरोधक से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बोल रहा प्रकाश भी बोल रहा किसी वस्तु या किसी अवरोधक से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रवर्तन कहते हैं। और प्रकाश भी प्रवर्तन गुण रखता है। जब प्रकाश किसी तल से टकराता है तो इसका कुछ भाग जो है ना वापस लौटाता है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही बोल रहा इसे ही परावर्तन कहते हैं। सतह जिस पर प्रकाश आपतित होता है, जितना ही चिकना, पॉलिशदार व घना होता है प्रकाश का, उतना ही अधिक भाग क्या होता है, परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। सतह की परावर्तन दक्षता को एल्बिडो कहते हैं। बोल रहा सतह की परावर्तन दक्षता को क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। यथा बर्फ का एल्बिडो उच्च तथा वनों एवं मैदानों का क्या होता है, निम्न होता है। यथा बोल रहा है कि बर्फ का एल्बिडो उच्च होता है तथा वनों एवं मैदानों का क्या होता है, तो निम्न होता है। परावर्तन का नियम बोल रहा है, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, जो आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपरावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो ये बोल रहा है परावर्तन के जो है ना दो नियम होता है। एक आपतित किरण जो आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण एक ही तल में होते हैं, और दूसरा है प्रवर्तन कोण सदैव किसके बराबर होता है, तो क्या होगा, आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो परावर्तन कोण जो होता है ना सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए अभिलंब दिया हुआ है यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, इस फिगर में यहाँ पे क्या आपतित किरण है ये, और ये परावर्तित किरण, ये है क्या है, नॉर्थ, और इस यहाँ पे सेंटर है ना, इस पे परावर्तन कोण है, इधर आपतन कोण दिया हुआ है। M1 M2 बी दर्पण दिया हुआ है, ये फिगर में दर्शा के बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या अगला है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोल रहा है, स्थिर ताप पर किसी चालक में परिवर्तित होने वाली विद्युत धारा I चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ओम का नियम बोल रहा है ना कि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर समानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। बताइएगा ओम का नियम किसे कहते हैं, बताइए। स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत चालक के सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होती है। हाँ, तो ओम का नियम किसे कहते हैं, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I चालक के सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे क्या कहेंगे, ओम का नियम कहते हैं। इस नियम का प्रयोग जो है किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं विभवांतर में संबंध जो है अनुपात ज्ञात करने में किया जाता है। तो बोल रहा है इस नियम का जो है ना मतलब ओम का नियम जो है किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं विभवांतर के संबंध में ज्ञात करने में किया जाता है। बताइएगा कि किसका प्रयोग जो है, किस नियम का प्रयोग जो है ना किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं विभवांतर में संबंध या अनुपात ज्ञात करने में किया जाता है, तो क्या होगा, किसका नियम, ओम का नियम है। हाँ ठीक है, आगे बोल रहा है विभवांतर भी तथा धारा I के अनुपात का मान चालक के आकार, लंबाई व अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है। तो वही बोल रहा है कि विभवांतर जो है ना V और धारा I के अनुपात का मान चालक के आकार, लंबाई व अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पदार्थ तथा माप ताप पर निर्भर करता है। इस अनुपात को क्या कहते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। ठीक है, अर्थात V अपॉन I बराबर क्या होता है, R नियतांक है। दिया हुआ अगला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बोल रहा है
कूलाम का नियम बोल रहा है कि दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार दो आवेश Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला बल F1 उन आवेशों के परिणाम स्वरूप गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के आर के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम क्या बोल रहा है, बताइए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार दो आवेश Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला बल F उन आवेशों के परिणाम से गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। S बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा ना कि कूलाम का नियम क्या बोल रहा है, कूलाम का नियम बोल रहा है दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दो आवेश के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का जो बल है ना, उनके आवेश से गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार दो आवेश जो है, एक है Q1 एक है Q2 के बीच लगने वाला बल F उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी की r के एक बार की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए F बराबर क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। बोल रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रथम नियम इसका क्या है, फैराडे का प्रथम नियम बोल रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्व का द्रव्यमान विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। फैराडे का प्रथम नियम क्या बोल रहा है, फैराडे का प्रथम नियम है कि मुक्त हुए तत्व का द्रव्यमान विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ, तो फैराडे का जो प्रथम नियम बोल रहा है ना कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्व के द्रव्यमान का क्या होता है, विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे बोल रहा है फैराडे का दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघटन में उसी विद्युत की मात्रा से मुक्त हुए विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दूसरा नियम बोल रहा है, फैराडे का दूसरा नियम कह रहा है कि विद्युत अपघटन में उसी विद्युत की मात्रा से मुक्त हुए विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह दूसरा नियम क्या बोल रहा है, फैराडे का दूसरा नियम नियम है ना कि विद्युत अपघटन में उसी विद्युत की मात्रा से मुक्त हुए विभिन्न तत्व के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। हाँ, नेक्स्ट है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। बोल रहा है यह यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अंगुलियां का मुड़ाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। तो बोल रहा है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो तो हाथ की अन्य अंगुलियां का मुड़ाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या करेगा, व्यक्त करेगी। आगे बोल रहा है कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन जो है ना, इससे क्वेश्चन 64 पोस्ट जो एग्जाम हुआ था ना 64 सीट वाला, उसमें पीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 86 है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम बोल रहा है यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा का और परस्पर लंबवत रखा जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करे। बोल रहा है फ्लेमिंग का जो बाम हस्त नियम कह रहा है कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा और परस्पर लंबवत रखा जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और अंगूठा गति की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। तो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा और परस्पर लंबवत रखा जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करे और अंगूठा गति की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा का संकेत करेगी। हाँ, तो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कह रहा है ना कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा और परस्पर लंबवत रखा जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करे और अंगूठा गति की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। याद ये है ना फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम है। आगे आइए, बोल रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बोल रहा है कि अपने दाहिनी हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करे कि ताकि तर्जनी क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे तथा अंगूठा चालक की गति की ओर दिशा की ओर संकेत करे। ऐसी स्थिति में मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा में प्रदर्शित होगी।
तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कह रहा है कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थिर करे ताकि तर्जनी क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे। ऐसी स्थिति में मध्यमा जो है ना चालक में प्रेरित धारा की दिशा को क्या करते प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे है लेंज का नियम। देखिए लेंज का नियम क्या बोल रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है। तो लेंज का जो नियम है ना बोल रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न होता है। अतः यदि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स को घटाने की कोशिश करता है, याद रखिएगा। और यदि कुंडली को चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो याद रखिएगा लेंज का नियम क्या कह रहा है ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है कि जिसके द्वारा वह स्वयं क्या होता है उत्पन्न होता है। लेंज का नियम कह रहा है अतः यदि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स को घटाने क्या करता है कोशिश करता है। कौन करता है? लेंज का नियम पे ही आधारित है। और कुंडली यदि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है बढ़ाने की कोशिश। अगर कमी होगा तो क्या करेगा चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करता है। आगे है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम बोल रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, बॉयल का नियम कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन की क्या होती है व्युत्क्रमणपाती होती है, याद रखिएगा। तो बॉयल का नियम कह रहा है ना कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन क्या होता है व्युत्क्रमणपाती होता है, अर्थात P इंटू V बराबर क्या होता है नियतांक होगा। ये बॉयल का नियम कह रहा है। तो बताइएगा कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमणपाती होता है, किसका नियम है? तो बॉयल का नियम है ना, ये बॉयल का नियम अर्थात P इंटू V बराबर क्या होता है नियतांक होता है। आगे दिया कि न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम बोल रहा है ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, अतः किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला यह आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होती है अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के क्या होती है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन का जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम कह रहा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, अतः किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो है यह आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम है। इसलिए अर्थात बराबर F बराबर क्या होता है G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। नेक्स्ट नियम है केपलर का नियम। नेक्स्ट बोल रहा है केपलर का नियम क्या कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य कक्षा में एक फोकस पर होता है, ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। देखिएगा कि कौन सा नियम है ना प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, किस नियम का उदाहरण है? तो केपलर का नियम है। हाँ, तो प्रत्येक ग्रह सूर्य की ओर जो है ना एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, केपलर का नियम कह रहा है तथा सूर्य कक्षा में एक फोकस पर होता है, ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है नियत रहता है। ये है ना केपलर का नियम, याद रखिएगा। और ग्रह के परिक्रमण काल वर्ग उसकी सूर्य से माध्यम दूरी के तृतीय घात अथवा घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो केपलर का नियम में बोल रहा है कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसके सूर्य के मध्यमान दूरी के तृतीय घात अथवा घन के क्या होती है अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात T स्क्वायर जो है ना इसको अल्फा पढ़ेंगे ना R क्यू, यही पढ़ेंगे ना अल्फा पढ़ेंगे। हाँ, T स्क्वायर अल्फा R क्यू है। नेक्स्ट बोल रहा है एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो अल्फा नहीं पढ़ेंगे ना, अल्फा क्या पढ़ेंगे? हाँ, T स्क्वायर समानुपाती पढ़ेंगे ना, T स्क्वायर समानुपाती R क्यू का है, सही बात है। यहाँ पे बोल रहा है ना ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य के मध्यमान दूरी के तृतीय घात अथवा घन के अनुक्रमानुपाती होता है ना, ये अर्थात T स्क्वायर समानुपाती R क्यू का होगा। ठीक है, आगे देखिए हाँ समानुपाती होगा, अनुक्रमाती समानुपाती, हाँ वही चीज़ है। आगे बोल रहा है एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम कह रहा है कि समान ताप और दाब सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है समान होती है, याद रखिएगा। तो ही बोल रहा है ना कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात भी समानुपाती n स्थिर ताप और दाब पर जहाँ n बराबर न गैस के अणुओं की संख्या तथा v बराबर आयतन, समान ताप एवं दाब विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का जो आयतन होता है ना कितना होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तथा इस 22.4 लीटर में 6.0 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। यही संख्या क्या कहलाता है एवोगाड्रो की संख्या कहलाता है। तो फिर से देखिए ध्यान देखिए, बोल रहा है एवोगाड्रो का नियम क्या बोल रहा है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या भी क्या होती है ये ना समान होती है,
अर्थात V समानुपाती n, स्थिर ताप और दाब, जहाँ n बराबर गैस के अणुओं की संख्या तथा V बराबर आयतन। असमान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों की 1 ग्राम अणु का आयतन जो है 22.4 लीटर होता है और इस 22.4 लीटर में 6.02 × 10⁻23 अणु होते हैं। इस संख्या को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो की संख्या कहते हैं, एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि पाउली का नियम। पाउली का नियम क्या बोल रहा है? पाउली का अपवर्जन नियम कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में कहीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। अतः यदि इलेक्ट्रॉनों के n, i और m के मान एक ही हो तो उसका चक्रण क्या होता है? एल है, एल सॉरी एल है, यहाँ एल है, एल n, l और m। हाँ, तो बोल रहा है कि पाउली का अपवर्जन नियम कह रहा है कि इसके अनुसार, पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार बोल रहा है एक दिए गए परमाणु में कहीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का जो मान होता है ना, समान नहीं हो सकता। ये पाउली का अपवर्जन नियम कह रहा है। अतः 2 इलेक्ट्रॉनों में, हाँ, पाउली है, पाउली का अपवर्जन। पाउली का अपवर्जन नियम। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों में n, l और m के समान एक ही हो तो उसका चक्रण क्या होगा? विपरीत होगा। याद रखिए, ये जो है ना पाउली का अपवर्जन नियम कह रहा है। आगे बोल रहा है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ये क्या बोल रहा है? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार बोल रहा है इलेक्ट्रॉन तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त रजकक्षक प्राप्त है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अग्युमित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बोल रहा है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी कण का स्थित और विस्वेग एक यथार्थ निर्धारण असंभव है। नेक्स्ट है अफबाऊ का नियम। अफबाऊ का नियम बोल रहा है इस नियम के अनुसार, अफबाऊ के नियम के अनुसार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है 1s 2s 2p 3s। ये जो क्रम बढ़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि इधर जिधर मुंह खुला रहता है ना उधर वो बड़ा होता है। 3p 4s 3d 4p 5s 4d 4p 6s 4f 5d 6p 7s है। ये जो है ना ये अफबाऊ का नियम बोल रहा है। अगर एग्जाम्पल में दिया रहेगा ना दे देगा कि कौन सा नियम है, याद रखिए अफबाऊ का नियम है। नेक्स्ट बोल रहा है गुणित अनुपात का नियम क्या कर रहा है? गुणित अनुपात का नियम बोल रहा है इसे डाल्टन ने 1803 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। तो ये गुणित का अनुपात किसने प्रतिपादित किया था और कब किया था? क्या होगा बताइए? ये किया था 1803 में। हाँ, गुणित का जो अनुपात नियम है ना, ये डाल्टन ने 1803 में क्या किया था? प्रतिपादित किया था, याद रखिएगा। आगे बोला इसके अनुसार जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की विभिन्न जो है ना भिन्न मात्राएं जो इधर आई है। तो फिर देखिए रिपीट कर रहे हैं। गुणित का अनुपात नियम बोल रहा है कि इसे डाल्टन ने 1803 में क्या किया? प्रतिपादित किया था, गुणित का अनुपात नियम। अब बोल रहा है इसके अनुसार, मतलब गुणित अनुपात के अनुसार बोल रहा है कि जब 2 परस्पर संयोग करके 2 या 2 अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की भिन्न मात्राएं जो दूसरे हाँ, तो दूसरे बोल रहा है दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा में संयोग करती है तो परस्पर सरल अनुपात में होती है। ठीक है, आगे बोल नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 5 ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन जो है ना ऑक्साइड के साथ 5 ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड जो है इसमें दिया हुआ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसमें N2O में 14 N2O में नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना होता है? 14:8 होता है, याद रखिएगा। अब N2O2 में कितना होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो ये होता है 14:16 होता है। N2O3 में कितना होता है? 14.24 है। N2O4 में कितना है? 14.32 है। N2O5 में कितना है? तो हाँ 14.40 है। यही है, सबका मान दिया हुआ। आगे है गेर लुसांग का नियम। इसी को दाब ताप संबंधी नियम कहते हैं। गेर लुसांग नियम को क्या बोलते हैं? दाब ताप संबंधी नियम कहते हैं। इसके बारे में बोल रहा है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप क्या होती है? समानुपाती होती है। गैस का लुसांग नियम बोल रहा है, गेर लुसांग का नियम, कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसलिए P समानुपाती क्या होगा? T। इसलिए P/T बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। नेक्स्ट बोल रहा है रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम क्या कह रहा है कि लेवासियर एवं प्राउस्ट ने कई प्रयोगों के पश्चात रासायनिक के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए हैं। बोल रहा है रासायनिक संयोजन के नियम में बोल रहा है कि लेवासियर एवं प्राउस्ट ने कई प्रयोगों के पश्चात रासायनिक के निम्नलिखित 2 नियम क्या किया? प्रतिपादित किया। एक पहला कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जाता है। द्रव्यमान का संरक्षण नियम में बोल रहा है ना कि इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो मतलब सृजन हो सकता है और ना ही जो है ना नाश विनाश हो सकता है। ये द्रव्यमान का संरक्षण नियम कह रहा है। और नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या बोल रहा है? इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कह रहा है? तो किसी भी यौगिक में
तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान में क्या होता है, अनुपात में विद्यमान होता है। ये स्थिर अनुपात का नियम कर रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या कर रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित होता है। बताइए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत किस पे आधारित होता है, किस नियम पर आधारित होता है, बताइए क्या होगा। रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित। हाँ, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है ना रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित होता है। इस सिद्धांत मतलब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम की क्या होती है, युक्ति संगत व्याख्या की। इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है ना मतलब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार बोला सभी द्रव जो है सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार की जा सकती है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं। किसका नियम है, डाल्टन सिद्धांत का नियम है, सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं, डाल्टन का सिद्धांत का नियम कर रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि परमाणु विभाज सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न सृजित किए होते हैं, ना ही विनाश होता है। किसका नियम है, डाल्टन का नियम है ना, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का नियम है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। किसका नियम है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का नियम है। आगे पॉइंट बोल रहा है कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। किसका नियम है, क्या होगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का नियम है। भिन्न तत्वों के परमाणुओं के यही सब क्वेश्चन जो है ना पूछ सकता है, देगा कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, किस नियम पर आधारित है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है किसी भी यौगिक परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। किसका नियम है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नियम है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकाश निश्चित है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यम है। आगे बोल रहा है यद्यपि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आज पूर्णतः सत्य नहीं माना गया जाता है, फिर भी रासायनिक संयोजन के नियमों का सफल व्याख्या कर इस सिद्धांत ने परमाणु के अस्तित्व को वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध किया है। ठीक है, ये भी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नियम है। आगे बोल रहा है बोरबरी का नियम। बोरबरी का नियम क्या कह रहा है, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n² में दर्शाया जाता है, जहाँ n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। आगे बोल रहा है बोरबरी का नियम में पहला पॉइंट कह रहा है कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 हो सकती है। किसका नियम है, तो बोरबरी का नियम है। सबसे बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, बोरबरी का नियम है। आगे पॉइंट बोल रहा है किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्षा को पूर्णतः भर नहीं जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्या होती है, क्रमानुसार भरती है। ठीक है, आगे मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम में बोल रहा है ना कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार जो है ना तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीव का आवर्त नियम है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। आगे बोल रहा है कि डोबेराइनर कर्तृक नियम। डोबेराइनर कर्तृक नियम क्या कह रहा है, 1817 ईस्वी में जर्मन रासायनिक डोबेराइनर कर्तृक नियम कह रहा है कि 1817 में जर्मन रसायन को वुल्फगांग डोबेराइनर ने तीन तत्व वाले कुछ समूहों की चुना एवं उन समूहों का त्रिक कहा। उस समय तक ज्ञात तत्वों को केवल 3 त्रिक ही वे ज्ञात कर सके, फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। ठीक है, अगला है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या कह रहा है कि 1865 में अंग्रेज, तो याद रखिए डोबेराइनर का त्रिक नियम कह रहा था ना कि 1817 में जर्मन रसायन शास्त्र वुल्फगांग डोबेराइनर तीन तत्व के कुछ समूहों के चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा। उस समय ज्ञात तत्वों के में केवल 3 त्रिक ही थे, वे ज्ञात कर सकते, फलस्वरूप वर्गीकरण की यह पद्धति असफल रही। ठीक है, अगला है अष्टक का सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कह रहा है कि 1865 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व का थोरियम तथा समाप्त किया। तो बोला न्यूलैंड का अष्टक नियम कह रहा है ना कि सिद्धांत के 1865 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर क्या किया, समाप्त किया। अगला आधुनिक अवर सारणी। आधुनिक अवर सारणी क्या कह रहा है कि आधुनिक अवर सारणी मोस्ले 1913 में नियम पर आधारित है। आधुनिक अवर सारणी जो है ना किसके नियम पे जो आधारित है, बताइए क्या होगा। आधुनिक अवर सारणी जो है मोस्ले के नियम पर आधारित। हाँ, तो आधुनिक अवर सारणी जो है ना मोस्ले 1913 के नियम पे आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या जो है ना एटॉमिक नंबर के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल कर रहा है कि रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थियों हेंस गीगर और अर्नेस्ट मास्टेड ने सोने की बहुत पतली पर जो है ना ये क्या पढ़ेंगे इसको अल्फा कणों के बौछार का कर परमाणु के नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है,
रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु का मॉडल कह रहा है कि रदरफोर्ड उसके विद्यार्थियों हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्डसेन ने सोने की बहुत ही पतली पर सोने की पतली पत्ती पर अल्फा कणों की बौछार का परमाणु का नाभिकीय मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया। ये रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल है। आगे बोल रहा है इस मॉडल के अनुसार, मतलब रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के अनुसार बोल रहा है कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग में को रदरफोर्ड के नाभिक कहा गया। ठीक है, तो देख किस मॉडल के अनुसार जो है ना परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान के अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था और परमाणु के इसी अति अल्प भाग में रदरफोर्ड ने नाभिक कहा था। किस नियम के अनुसार कहा था? रदरफोर्ड के नाभिक परमाणु मॉडल के अनुसार कहा था ना। ये परमाणु मॉडल। हाँ, आगे कह रहा रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का जो आयतन है ना परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। तो यह कि किसने गणना करके दिखाया था ना कि नाभिक का जो आयतन होता है परमाणु के कुल आयतन की तुलना में ना अत्यंत कम होता है, मतलब नगण्य होता है। किसने गणना किया करके दिखाया था? रदरफोर्ड गणना करके दिखाया था ना। हाँ, तो रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का जो आयतन होता है परमाणु के कुल आयतनों की तुलना में अत्यंत कम होता है, इससे नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग जो है ना 10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻15 मीटर होती है, याद रखिएगा। तो बताइएगा कि परमाणु की त्रिज्या लगभग कितना होती है? 10⁻10 मीटर, और जबकि नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻15 मीटर होती है। इसे भी जानते हैं। हाँ, 10⁻−10 को साइड कहते हैं एंगस्ट्रॉम और 10⁻−12 कहते हैं एक फर्मी सेल। आगे है कि नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर जिन्हें कक्षा मतलब ऑर्बिट कहा जाता है उसे तेजी में घूमता है। तो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहा जाता है वह तेजी से घूमता है। आगे इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में क्या होती है? आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल का दोष ये क्या है? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु का स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, रदरफोर्ड का जो है ना रदरफोर्ड का मॉडल दोष जो है बोल रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु का स्थायित्व व्याख्या नहीं कर पाता है। यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, अर्थात इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार का विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। ठीक है, आगे आर्हेनियस के नियम के अनुसार बोल रहा है ना कि नियम के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। देखिए किसके अनुसार जो है ना अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो कि जल में घुलकर H+ आयन देता है। किसके अनुसार कर रहा है? क्या होगा? आर्हेनियस के अनुसार। हाँ, बोला कीजिए ना। आर्हेनियस के अनुसार बोल रहा है कि अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। आगे बोल रहा है वॉरेनस्टेड या लॉरी सिद्धांत के अनुसार कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ का प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो है कि वॉरेनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? बताइए क्या होता है? अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ के प्रोटॉन। हाँ, वॉरेनस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार कह रहा है अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्या करता है? क्षमता रखता है। आगे लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है कि अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार कह रहा है कि अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। आगे बोल रहा है टिंडल प्रभाव क्या है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी का कण जो है काली पृष्ठभूमि के आल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। ठीक है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का जो कारण है ना प्रकाश का परिकीर्णन होता है। तो टिंडल प्रभाव बोल रहा है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं तो और इसके लंबत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण जो है काली पृष्ठभूमि में आल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का जो कारण है प्रकाश का परिकीर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बफर विलयन क्या है? वह विलयन जो अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में प्राप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। वह बफर विलयन किसको कहेंगे? बफर विलयन बोले तो बफर विलयन वह विलयन जो किसी अम्ल का क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में किए बिना अवशोषित कर लेता है। तो याद रखना बफर का विलयन बोल रहा है ना कि वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है उसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे
सोडियम एसीटेट एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है, जबकि उसे पानी में विलीन किया जाता है। ठीक है, आगे है विलयन का रंग दिया हुआ है, इसमें है सूचक दिया हुआ है, अम्लीय विलयन है, क्षारीय विलयन है, उदासीन विलयन है। बताइएगा कि मिथाइल में जो अम्लीय विलयन क्या होगा मिथाइल ऑरेंज में, और इसका क्षारीय विलयन क्या होगा, उदासीन विलयन क्या होगा, बताइए मिथाइल सूचक ऑरेंज में। मिथाइल में अम्लीय होगा गुलाबी, क्षारीय होगा पीला। हाँ, मिथाइल ऑरेंज में जो है ना अम्लीय विलयन गुलाबी होगा, गुलाबी रंग और क्षारीय विलयन क्या होगा, पीला होगा। उदासीन विलयन क्या होगा, नारंगी होगा। और लिटमस क्या होता है, लिटमस में लिटमस में लाल होता है, नीला होता है, अम्लीय लाल होता है, क्षारीय नीला होता है, उदासीन में और बैंगनी। हाँ, तो लिटमस में जो है ना, लिटमस में अम्लीय विलयन क्या होता है, लाल होता है, और क्षारीय विलयन क्या होता है, नीला होता है, उदासीन विलयन क्या होता है, बैंगनी होता है। तो लिटमस में अम्लीय विलयन लाल, क्षारीय विलयन नीला और उदासीन विलयन बैंगनी होता है। बताइए कि फिनोल्फथेलीन रंगहीन में क्या, फिनोल्फथीन में क्या होता है, फिनोल्फथेलीन में फिनोल्फथेलीन जो है फिनोल्फथेलीन अम्लीय में रंगीन होता है, और और क्षारीय में गुलाबी होता है, और उदासीन में रंग। फिनोल्फथेलीन में जो है ना अम्लीय विलयन क्या होता है, रंगहीन होता है, क्षारीय विलयन गुलाबी होता है, उदासीन विलयन क्या होता है, रंगहीन होता है। याद रखिए। आगे है ना जैव विकास सिद्धांत है, बोल रहा है जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। जैव विकास के सिद्धांत में बोल रहा है कि जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्तर परिवर्तनवाद प्रमुख है। ठीक है, जैव विकास सिद्धांत में पहला लैमार्कवाद किसे कहेंगे, तो लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। वह कि लैमार्क का सिद्धांत जो है ना वो कब प्रकाशित हुआ था, किसकी पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, बताइए लैमार्क का सिद्धांत। 1809 में लैमार्क की पुस्तक है फिलोसफिक जूलॉजी। हाँ, तो लैमार्कवाद जो है ना, लैमार्कवाद का सिद्धांत बोल रहा 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक जो है कौन सा था, तो फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है कि जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते हैं, रहने की प्रवृत्ति होती है। इन जीवों वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इन कारणों में जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास जो है अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का जो विकास है कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों के उत्पादित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। ठीक है, आगे उनसे जिराफ का गर्दन जो है ना लंबा होना है, किसका उदाहरण है, तो लैमार्कवाद का ही उदाहरण है। ठीक है, जिराफ के गर्दन का लंबा होना लैमार्क का ही उदाहरण है। नेक्स्ट बोल रहा है डार्विनवाद, दूसरा है डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विनवाद को पूर्वावशेष का महानतम अन्वेषक जो है ना कहा जाता है। आगे बोल रहा है चार्ल्स डार्विन ने 1809 से 1882 ईस्वी में, मतलब 1809 से 82 के बाद बोल रहा है, इसी के जो पीरियड था, टाइम पीरियड ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज को पूरे विश्व का क्या किया, भ्रमण किया था। तो डार्विनवाद के बारे में बोल रहा है कि जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक जो है ना प्रसिद्ध था, और डार्विन के पूर्वावशेष का महानतम अवशेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का क्या किया था, भ्रमण किया था। और डार्विनवाद के अनुसार बोल रहा है कि सभी जीवों में प्रचुर स्थानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों में जीव प्रयत्न द्वारा संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष जातीय, अंतर्जातीय या पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। दो सजातीय जीव जो होता है ना आपस में बिल्कुल समान नहीं होता है। ये विभिन्नताएं इनके ही जनकों के से वंशानुक्रम मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं इनके जनकों से वंशानुक्रम मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होता है। आगे बोला उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों इनके इतने ही भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति क्या होती है, बन जाती है। ये जो था ना ये डार्विनवाद था, याद रखिएगा। आगे बोल रहा है उत्परिवर्तनवाद क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्रीज द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया था। उत्परिवर्तन जो सिद्धांत है ना ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्या होगा उत्परिवर्तनवाद जो है ना यह ह्यूगो डी व्रीज द्वारा जो है ना प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत 5 प्रमुख तत्व पे निर्भर होता है। पहला है कि बोल रहा है उत्परिवर्तनवाद बारे में बोल रहा है कि पहला है नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती हैं, बल्कि उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। किसका है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, याद रखिएगा।
और दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि दूसरा पॉइंट में बोल रहा है इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। यह उत्परिवर्तन लक्षण के लिए जो है नस्ल का होता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग में विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। तो बोल रहा है उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग में विशेष में अथवा उनके अंगों को एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न होते हैं। सभी जीव जातियों में क्या होता है? उत्परिवर्तन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन क्या होता है? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। छठा बोल रहा है कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसी जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक जन्म से वहाँ पे होगा ना, जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। ठीक है, ये उत्परिवर्तनवाद का ही नियम है। आगे आइए, ग्रेगर जोहान मेंडल के नियम का बोल रहा है। यहाँ से आगे पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा नियम दिया हुआ ना, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। वीडियो अच्छे से देखिएगा, फिर रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल के नियम के से जो है कल पढ़ेंगे। यहीं तक रहने दीजिए, यहाँ से हम लोग कल पढ़ लेंगे क्योंकि कम पढ़िए ज़्यादा समझ में आए। ज़्यादा पढ़िएगा तो और बंस करेगा, तो रहने देते हैं यहीं तक। देखिए, ग्रेगर जोहान मेंडल का नियम बोल रहा है कि पहला है ना प्रभाविकता का नियम है। इसमें दिया हुआ प्रभाविकता के नियम में एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने में प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। प्रभाविकता का नियम में बोल रहा है कि एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता, ठीक है, या माता में संकरण करने में प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। आगे दिया हुआ है कि जबकि अनुप्रभावी गुण क्या होते हैं? छिप जाते हैं। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। ठीक है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल का नियम प्रभाविकता का नियम में बोल रहा था एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संस्करण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अनप्रभावी गुण क्या होते हैं? छिप जाते हैं। आगे बोल रहा प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण क्या होता है? उपस्थित अवश्य रहता है, लेकिन यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम। ये क्या कर रहा है? पृथक्करण का नियम कि लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाने के समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम युग्मों को शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, इसमें बोल रहा है पृथक्करण का नियम में कह रहा है कि लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम को युग्मों को क्या कहते हैं? शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। पृथक्करण का नियम को ना शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तीसरा बोल रहा है कि स्वतंत्रता का अपव्यूहन नियम। स्वतंत्रता का बोल रहा है अपव्यूहन का नियम क्या कह रहा है कि जब दो पीढ़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संस्करण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण जो है स्वतंत्र रूप से होता है। तो कह रहा है स्वतंत्रता का अपव्यूहन का नियम क्या कह रहा है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संस्करण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे को क्या करता है? प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, आगे कह रहा है अर्नेस्ट हेगल के अनुसार कह रहा है कि परिस्थिति को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय भी जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेगल को ही प्राप्त है। तो बोल रहा है अर्नेस्ट हेगल के अनुसार बोल रहा है कि परिस्थिति को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का जो श्रेय है ना किसको प्राप्त है? तो क्या होगा? जर्मनी के वैज्ञानिक कौन थे? अर्नेस्ट हेगल को प्राप्त है। उसके अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और आकर्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को परिस्थितिकी अथवा परिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे दिया आर्थर टेंसले के अनुसार इन्होंने परिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा था? तो क्या होगा? आर्थर टेंसले ने गढ़ा था। परिस्थितिकी शब्द किसने कहा था? आर्थर टेंसले ने गढ़ा था। आर्थर टेंसले के अनुसार किसी भी स्थान के जीव समुदाय पृथ्वी के सजीव संघटकों से संबंधित के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण पृथ्वी के निर्जीव संघटकों से संबंधित पारस्परिक संबंध होता है और दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। आगे दिया हुआ कि समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। यानी परितंत्र जीवों का समुदाय साथी और वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं के बीच का जो है ना संबंध होता है। ठीक है, आर्थिक विकास सूचकांक का प्रतिपादन। ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोल रहा है। इस सूचकांक में बोल रहा है ना HDI में, इस सूचकांक का प्रतिपादन कब हुआ था? 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान, अमर सेन भारत तथा
उनके सहयोगी ने किया था। तो एसडीआई का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था ना, वो कब प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था, 1990 में, ठीक है। और ये जो है ना, इससे जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान के थे, अमर सेन भारत के तथा उनके सहयोगी ने किया था। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और अन्य सूचकांकों को जो है आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। इसमें जो है ना एसडीआई जो 3 आधार पर निकलता है। एक होता है क्या होता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, ये तीनों आधार पे जो है ना एसडीआई जारी किया जाता है। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में जीवन प्रत्याशा किस आधार पर जारी नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, इधर क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखिए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय इस सूचकांकों के में शामिल किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था, 1990 में जारी किया गया था, याद रखिएगा। पूछेगा एसडीआई का जो पहला इंडेक्स जो था ना, वो कब जारी किया गया था, 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा क्या किया जाता, प्रकाशित किया जाता है। पूछेगा कि एसडीआई जो इंडेक्स है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, क्या होगा, यूएनडीपी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, याद रखिएगा। आगे दिया अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब यहाँ पे जो है ना कौन कौन इकोनॉमिक्स जो थे ना, वो कौन कौन परिभाषा दिए थे, बताइएगा। रॉबिन्स ने कौन सा परिभाषा दिया था, बताइए तो। रॉबिन्स ने, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए, यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा ना कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों के परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसने कहा था, किसका परिभाषा है, तो रॉबिन्स का, याद रखिए, रॉबिन्स का है। बताया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। किसका परिभाषा है, तो क्या होगा, मार्क्स का परिभाषा है, मार्क्स का। बताइएगा। नेक्स्ट है, बताइए कि अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। किसने परिभाषा दिया था, क्या होगा, बेनहम दिया था, बेनहम, ठीक है ना। अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर का प्रभावित करता है, वो बेनहम परिभाषा दिया था। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम को खोज करना, ये किसका उद्देश्य था, क्या को परिभाषा, ये था मार्क्स का था, ठीक है। यहाँ पे अगर बोल देगा अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है, ये था बेनहम का, ठीक है, ये बेनहम का है। आप लोग जो है ना वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है ना, नहीं देखिएगा ना, हम देख चुके हैं कल, कोई ने वीडियो देखा है, आप लोग देखा कीजिए, पता है रिवीजन आपका हो जाएगा। 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो रहता है, आप उसमें भी आपको थोड़ा सा 1.2 हम पढ़ा के देख लीजिए सारा, है? इतने लोग हैं लेकिन देखना है ही नहीं किसी को। देखिए ना, जब क्वेश्चन जब जाएगा ना एग्जाम में तो लगेगा कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। सुबह का जो वीडियो आता है ज्ञान बिंदु को क्वेश्चन बैंक जो रहता है, कितना रहता है, 30 से 40 मिनट का रहता है। उसमें भी जो हम पढ़ते हैं सारा वही आपसे पूछा जाता है, ग्रुप में वही सब रहता है, सारा उसमें दिया हुआ। एक बार अच्छे से फिर से देखिए दोबारा ना वीडियो को, किसी को देखना ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। एक तो इतना हार्ड सब्जेक्ट है साइंस और इकोनॉमिक्स वगैरह, उसको दोबारा देखिएगा तो लगेगा नहीं कि हाँ नज़र से जा रहा है। जैसे भी हम पढ़ रहे आपके सामने वैसे वीडियो में रहता है, यही नहीं रहता है। पता है उसमें मात्र 2 लाइक है, 2 लाइक, उस पर कोई ने वीडियो को ऑन किया है, कोई नहीं। चलिए आपका मर्जी है, छोड़िए। रहे कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। किसने परिभाषा दिया था, प्रो फ्राइडमैन ने दिया था। क्या दिया था, प्रो फ्राइडमैन ने दिया था। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ई बुक को अगर आप अच्छे से रट जाते हैं ना तो आपको 75% 70% आपको क्वेश्चन पक्का है इससे देखने को मिलेगा। और एक बिहार में जो क्वेश्चन बैंक है उसमें पता है 50% आपको क्वेश्चन उस बुक से मिलेगा देखने को, जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया रोशन सर की तरफ से निकाला गया है बिहार पुलिस का, लेकिन देखना ही नहीं है। वो भी 2-3 दिन से छूटा, लेकिन आज पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज कंप्लीट करेंगे उसको। नेक्स्ट है किसका सिद्धांत, किसका परिभाषा जो है ना, एक परिवार की आय बढ़ने का उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। किसका परिभाषा है, तो क्या होगा, एंगल का सिद्धांत है, ठीक। एंगल का सिद्धांत क्या बोल रहा था कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है ना, एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च जो है प्रतिशत क्या होता है, तो कम हो जाता है। ये किसका है, एंगल का सिद्धांत है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ग्रेसम का नियम कह रहा है कि यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्रा बढ़िया और मुद्राओं को चलन से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो ग्रेसम का नियम क्या कहता है, यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं हैं, एक साथ चलन में एक चलन में हो तो घटिया मुद्रा क्या करता है, बढ़िया, घटिया मुद्रा बढ़िया जो है मुद्राओं को क्या कहता है, चलन से बाहर कर देता है, ठीक है। यही बोल रहा है ग्रेसम का नियम। क्वेश्चन पूछेगा ना
कि बताइए कि किसका नियम जो है ना, यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं हैं एक साथ चलन में हो, घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्राएं को चलन से बाहर कर देते, किसका नियम है? तो ग्रेसम का नियम है। ठीक है, आगे बोल रहा उत्पत्ति ह्रास का नियम। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात परिवर्तन साधन के अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन क्या होता है? घटता चला जाता है। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास नियम का ह्रास समान प्रतिफल का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि परिवर्तित साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन में अनुपातिक दृष्टि से 3 प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सीमांत उत्पादन घट जाए या समान या बढ़ जाए। आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों अवस्थाओं को सम्मिलित रूप में परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे दिया कि उत्पत्ति ह्रास का नियम पर आधारित अन्य नियम कौन कौन है? तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो उत्पत्ति का ह्रास नियम पर आधारित है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है ना, उत्पत्ति के ह्रास नियम पर आधारित है। और रिकार्डो का लगान सिद्धांत किस पे आधारित है? उत्पत्ति के ह्रास नियम पर आधारित है। और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किस पे आधारित है? तो उत्पत्ति के ह्रास नियम पर आधारित है। आगे दिया कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम शीघ्रता से लागू होता है। ठीक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में श्रम विभाजन का जो है ना अभाव होता है। कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम जो है शीघ्रता से लागू होता है क्योंकि कृषि क्षेत्र में श्रम विभाजन का क्या होता है? अभाव होता है। आगे दिया किन्स का रोजगार सिद्धांत कहा। इन्होंने कहा 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की प्रस्तावना में से एक बाजार नियम का घातक प्रहार किया और प्रतिष्ठित विचारधारा को अस्वीकृत करते हुए रोजगार का एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कह रहा है ना किन्स का रोजगार सिद्धांत कर रहा है। इन्होंने जो है 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक कौन था? पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की प्रस्तावना में से ये बाजार के नियम का घातक प्रहार किया और प्रतिष्ठित विचारधारा को अस्वीकृत करते हुए रोजगार का एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। आगे बोल रहा है किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। दिया हुआ है ना कि किन्स के अनुसार जो है ना अर्थव्यवस्था में रोजगार का जो स्तर है ना कुल उत्पादन की मात्रा पे क्या करता है? निर्भर करता है। कुल उत्पादन की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग या समर्थ मांग में कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। आगे बोल रहा है शेयर बाजार का नियम क्या कह रहा है? शेयर बाजार का नियम कह रहा है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पादन करती है। पूर्ति स्वयं जो अपनी मांग उत्पादन करते हैं यह नियम वस्तु नियम या मुद्रा नियम के दोनों पर लागू होता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समान अत्युत्पादन के फलस्वरूप समान बेरोजगारी संभव नहीं है। आगे बोल रहा है किन्स के रोजगार का तार्किक प्रारंभिक बिंदु समर्थ मांग का सिद्धांत है। बोल रहा है किन्स के रोजगार का तार्किक प्रारंभिक बिंदु समर्थ मांग का सिद्धांत है। इसके अनुसार समर्थ निर्धारित तत्व दो है। पहला समग्र मांग फलन ADF एवं दूसरा है समग्र पूर्ति फलन ASF है। किसी अर्थव्यवस्था में ASF उद्यमियों की कुल लागतों या ADF उनकी कुल प्राप्तियों की प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था में यह मांग समर्थ मांग होती है जहां अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर N, उत्पादन स्तर O तथा अन्य स्तर Y तीनों मार्ग क्या होती है? बराबर होता है। आगे दिया किन्स के अनुसार अवसाद से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि रोजगार बढ़ाने के लिए किन्स ने लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया था। रोजगार बढ़ाने के लिए जो है ना किन्स ने क्या किया था कि लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा क्या किया था? नीति का समर्थन किया था। आगे बोला नकदी लेन देन सिद्धांत, ये क्या कर रहा है? इसका प्रतिपादन फिशर ने किया था। बताइएगा कि नकदी लेन देन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फिशर ने किया था। ठीक है, नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिशर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिणाम ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल निर्धारक है। फिशर के अनुसार यदि अन्य चीज स्थिर है तो ज्यों मुद्रा संचलन की मात्रा बढ़ती है त्यों कीमत स्तर भी क्या होता है? कीमत स्तर जो है ना प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, और मुद्रा का मूल्य घटता है और विमलोस भी है। यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यदि मुद्रा की मात्रा अगर दोगुना करेंगे तो कीमत का स्तर क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा तो और ठीक इसके विपरीत मुद्रा की मात्रा घटकर आधी हो जाए तो कीमत स्तर गिरकर जो आधा रह जाएगा और मुद्रा मूल्य का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ये सभी दिया हुआ था। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है। सिद्धांत एवं प्रतिपादक दिया हुआ है। ठीक है, बताइएगा कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए कौन दिया था विकास का सिद्धांत?
दादा भाई नौरोजी ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? क्या होगा? रेगनर नक्श ने दिया था। तो याद है कि गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण जो है ना, ये रेगनर नक्श ने दिया था। और प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत किसने दिया था? रेगनर नक्श ने दिया था। संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो रेगनर नक्श ने दिया था। तो यार रेगनर नक्श ने किसका सिद्धांत दिया था? कौन कौन सा सिद्धांत दिया था बताइए? गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत। प्लानिंग एंड जो है ना, बताइए प्लानिंग एंड दी पुअर किसने दिया है? बताइए प्लानिंग एंड पुअर का सिद्धांत किसने दिया है? बीएस मिनहास ने दिया है। ठीक है, प्लानिंग एंड पुअर का सिद्धांत किसने दिया? बीएस मिनहास ने दिया। बताइए एन इक्वेरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशंस किसका किसने सिद्धांत दिया है? गुरनार्ड रोडा ने दिया है। ठीक है, एन इक्वेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन का सिद्धांत किसने दिया है? गुरनार्ड रोडा ने दिया है। बताइए प्रबल धक्का सिद्धांत किसने दिया है? प्रबल धक्का सिद्धांत रोजस्टीन रोडा ने दिया है। प्रबल धक्का सिद्धांत जो है ना, रोजस्टीन रोडा ने दिया। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? हर्षमय ने दिया है। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? हर्षमय ने दिया है। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने दिया है? रोजस्टोप ने दिया है। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसका सिद्धांत किसने दिया है? रोजस्टोप ने दिया है। रोजस्टोप ने दिया है। देखिए सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस किसके सिद्धांत किसने दिया है? ए.के. सेन। क्वेश्चन पूछेगा कि सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस का सिद्धांत किसने दिया? ए.के. सेन ने दिया। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। स्तंभ कारारोपण का सिद्धांत किसने दिया है? आर्थर लेफर ने दिया है। स्तंभ कारारोपण का सिद्धांत किसने दिया? आर्थर लेफर ने दिया है। व्यय कर किसने दिया है? व्यय कर किल्डार ने दिया है। व्यय कर जो है ना, किल्डार ने दिया है। टोबिन कर किसने दिया है? टोबिन कर बोलेगा तो जेम्स टोबिन ने दिया है, नाम में ही छुपा हुआ है। बताया कि मूल वर्धित कर वैट का प्रथम प्रतिपादक बोलेगा तो ना वॉन सीमेंस थे। ठीक है, पूछेगा कि बोलेगा कि मूल वर्धित कर वैट का प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो F1 बी सीमेंस थे। ठीक है, F1 सीमेंस। बताया कि मूल वर्धित कर एक जो है ना, किसने विकसित किया था? मूल वर्धित कर को पूछेगा विकसित किसने किया? क्या होगा? मूल वर्धित कर को जो है ना, ये मारिस फारे और कार्ल सूप विकसित किया था। ठीक है, अगर देखिए अगर बोलेगा ना मूल वर्धित कर को मतलब प्रतिपादक किसने किया था, तो ये किया था F1 सीमेंस ने किया था। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा मूल वर्धित कर को किसने विकसित किया था, तो मारिस फारे और कार्ल सूप ने किया था। और न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या होगा? J.S. मिल ने दिया है। J.S. मिल ने दिया। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? J.S. मिल ने दिया है। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसने दिया है? पीटर पायर ने दिया है। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसने दिया है? पीटर पायर ने दिया है। बताइए अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्या होगा? डाल्टन पिगू ने दिया है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत किसने दिया है? डाल्टन पिगू ने दिया है। बताइएगा कि क्रियात्मक वित्त का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्या होगा? A.P. लर्नर ने दिया है। A.P. लर्नर ने दिया है। क्रियात्मक वित्त का सिद्धांत किसने दिया? A.P. लर्नर ने दिया है। कर दे क्षमता का सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क ने दिया है। क्लार्क ने। कर दे क्षमता का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क ने दिया है। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया है? जॉन मेनार्ड किसने दिया है? क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया है? जॉन मेनार्ड किसने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है निम्न है। ब्रह्मांड से उत्पत्ति जो है ना, प्रमुख सिद्धांत निम्न है। टॉलमी बोल रहा है, टॉलमी के अनुसार क्या कह रहा है कि टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार, तो बोल रहे हैं कि टॉलमी जो है ना, टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। किसने कहा था? तो टॉलमी ने कहा था। ठीक है, टॉलमी ने क्या कहा था ना कि टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, टॉलमी ने कहा था। अगला है कोपरनिकस। कोपरनिकस क्या है ना, बोल रहा है कि कोपरनिकस ने टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया एवं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। फलतः कोपरनिकस को जो है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। कोपरनिकस को क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे है हर्सेल। हर्सेल के अनुसार बोल रहा है, हर्सेल ने कौन सा परिभाषा सिद्धांत दिया है? तो बोल रहा है हर्सेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। बताइएगा किसने कहा था ना कि 1805 में बताया, किसने बताया 1805 में कि पृथ्वी सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है? तो किसने बताया था? तो क्या होगा? हर्सेल ने बताया था। हर्सेल ने
ये याद रखिएगा ना कि कुछ से क्वेश्चन पूछा है, किसने बताया था 1805 में कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, तो हर्शल ने कहा था। ठीक है। अगला एडविन हब्बल, 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया था। तो क्वेश्चन बताइएगा कि किसने बताया था, मतलब प्रमाण दिया था 1920 में कि ब्रह्मांड जो का विस्तार जो है अभी भी जारी है। किसने प्रमाण बताया था? एडविन हब्बल ने कहा था 1920 में। ठीक है। जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया था। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बोल रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बोल रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख है, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत है, सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। आगे बोल रहा है ब्रह्मांड के सिद्धांत के प्रतिपादन एव जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? क्या होगा? एव जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। बाद में जो है ना, बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत को क्या किया? व्याख्या प्रस्तुत किया था। ठीक है। आगे महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? क्या होगा? एव जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? एव जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। साम्य व्यवस्था या सतत सृष्टि या सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी किसने दिया? ये जो है ना, ये थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा ना कि साम्य व्यवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया था? थॉमस गोल्ड या एवं हर्मन बॉडी। ठीक है। बताइएगा कि दोलन सिद्धांत किसने दिया है? दोलन का सिद्धांत बोले तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया है। दोलन का सिद्धांत किसने दिया? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया है। स्फीति सिद्धांत किसने दिया है? एलन ग्रुथ ने दिया है। स्फीति सिद्धांत किसने दिया? एलन ग्रुथ ने दिया है। एडविन हब्बल ने क्या दिया था सिद्धांत? बताइए। एडविन हब्बल जो था ना, आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादन है। तो बताइए कि आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक कौन है? तो एडविन हब्बल है, याद रखिएगा। अगला है कि अब्राहम आर्योटेलियस। बोल रहा है 1996 में अब्राहम आर्योटेलियस डच मानचित्रवेता ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में समानता के आधार पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के साथ एक जुड़े होने की संभावना का व्यक्त किया। ठीक है। तो याद रखिए अब्राहम आर्टेलियस बोल रहा है कि वर्ष 1596 में अब्राहम आर्टेलियस मतलब डच मानचित्रवेता ये थे, ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में समानता के आधार पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं यूरोप एवं अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था। आगे है एफ.वी. टेलर। ये क्या कहा था कि वर्ष 1908 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक एफ.वी. टेलर ने महाद्वीपीय महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के नाम से जो है ना जानते हैं। ठीक है। तो एफ.वी. टेलर ने बोला था कि वर्ष 1908 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक एफ.वी. टेलर ने महाद्वीपीय महासागरों का वितरण संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वैज्ञानिक था ना जिसने 1908 में महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? क्यों किया था? एफ.वी. टेलर ने किया था। जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या होगा? वेगनर ने। महाद्वीपीय सिद्धांत से जो है ना वेगनर ने दिया था। नेक्स्ट है संवहन धारा सिद्धांत कह रहा है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने किया था। बताइए कि संवहन धारा का सिद्धांत किसने दिया था और कब दिया था? बताइए। संवहन धारा का सिद्धांत हाँ, तो संवहन धारा का सिद्धांत जो है ना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 में के दशक में आर्थर होम्स ने दिया था। आगे बोल रहा है सागर नीतल प्रसंस्करण सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961-62 में हैरी हेस ने किया था। तो ये सागर नीतल प्रसंस्करण सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन सिद्धांत का किसने किया था और कब किया था? तो क्या होगा? इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961-62 में हैरी हेस ने किया था। सागर नीतल प्रसंस्करण सिद्धांत। तो याद रखिए ना कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत जो है ना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961-62 में हैरी हेस ने किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बोल रहा है इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया सकता है क्योंकि यह एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुरस्चुंबकत्व अध्ययन और सागर नीतल प्रसंस्करण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। 1967 में मैकेंजी, मार्गर व पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रतिपादन किया। ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कह रहा है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुरस्चुंबकत्व अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत को सम्मिलित रूप है। 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रतिपादन किया। आगे बोल रहा आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत क्या कर रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत में यह बताया कि जब द्रव्यमान विरामावस्था में होता है तो भी उसमें ऊर्जा निहित होती है।
इस ऊर्जा को E बराबर mc² सूत्र द्वारा सत्यापित किया। यह C प्रकाश की चाल है। इसमें C जो है ना प्रकाश की चाल है। नेक्स्ट है प्रकाश के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने सिद्धांत जो दिया गया था ना, प्रस्तुत किया गया था, जो निम्न प्रकार है। यहाँ पे वैज्ञानिक दिया हुआ है, यहाँ पे सिद्धांत दिया हुआ है। वह प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, क्या होगा? दिया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है ना न्यूटन दिया था। भैया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो क्या होगा? तरंग तो हाइगेंस। हाँ, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ना हाइगेंस ने दिया। भैया कि प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, क्या होगा? ग्रेमाल्डी ने दिया है। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत बोलेगा तो ग्रेमाल्डी ने दिया है। प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत किसने दिया है? थॉमस यंग ने दिया है। प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत बोलेगा थॉमस यंग ने दिया है। द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग बोलेगा तो कौन दिया है? फोल्कट ने दिया है। द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत बोलेगा फोल्कट ने दिया है। कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? तो प्लांक ने दिया है। फोकाल्ट है, फोकाल्ट। हाँ, तो प्लांक ने दिया है। तो द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग बोलेगा तो फोकाल्ट ने दिया है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत बोलेगा किसने दिया है? तो प्लांक ने दिया है। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्सवेल ने दिया है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया है। कि जंतु कोश का सिद्धांत किसने दिया है? स्वान ने दिया है। स्लाइडन ने स्वान। भैया देखिए फिर से एक बार देख रहे हैं, बताइएगा कि प्रकाश कणिका सिद्धांत किसने दिया, बताइए क्या होगा? हाँ, प्रकाश कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया है, सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, क्या होगा? हाइगेंस ने दिया है। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, क्या होगा? ग्रेमाल्डी ने दिया है। प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत बोलेगा किसने दिया है? थॉमस यंग ने। कणिका रहेगा तो न्यूटन, तरंग रहेगा तो हाइगेंस, विवर्तन रहेगा तो ग्रेमाल्डी, व्यक्तिकरण रहेगा तो थॉमस यंग। बताइएगा द्रवों में प्रकाश की चाल संबंधित तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो फोकाल्ट ने दिया है। और द्रवों प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? तो प्लांक ने दिया है। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्सवेल ने दिया है। और जंतु कोश का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्वान ने दिया है। ठीक है, स्वान है। अब देखिए यहाँ पे ना पूरा खत्म हो गया। आप देखिए आगे ना विविध स्टार्ट हुआ है, तो विविध को जो है ना हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है विविध। इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसको जो है ना हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से बार बार देखिएगा। और सारा वीडियो एक में जो है करके डाल देंगे। और बाकी 3 पार्ट तो है ही है, उसको देख लीजिएगा, सारा आपको जो है रिवीजन हो जाएगा, बार देख लीजिएगा लाइन बाय लाइन। तो ठीक है, आज तक यहीं रहने देते हैं, कल देखेंगे विविध हम लोग।